गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज तीसरा पार्ट है इसका और लास्ट जो है वो लेक्चर है कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म एज द थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। Let's start with constructivism, which made the most important contribution to the start of international relations among the critical theories of IR. तो कह रहे हैं कि आए कंस्ट्रक्टिविज्म डिस्कस करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन की एक अहम जो है वो थियरी है और जो क्रिटिसाइज करती है जो क्लासिकल थियरीज हैं लाइक रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यूरियलिज्म, ऐसी ऐसी जो थियरीज हैं, मार्क्सिज्म। तो क्लासिकल जितनी भी थियरीज हैं उनको जो है वो क्रिटिसाइज करती है कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड द क्लासिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज अलेक्जेंडर वेंड, a relatively young American scholar who basically established the foundation of constructivist theory in international relations field. The prominent work of Alexander Wand is called Anarchy is What States Make of It, and it really explains the philosophy of main point of constructivism. अच्छा, जो कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर है उसका जो पॉइनियर है, जो फाउंडिंग फादर है, वो अलेक्जेंडर वेंड है। अलेक्जेंडर वेंड एक स्कॉलर, यंग स्कॉलर था, अमेरिकन स्कॉलर है, जिसने कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी इन आईआर फील्ड में जो है उस पे जो है वो मेनली काम किया है। तो अलेक्जेंडर वेंड ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, कि एनार्की वो है जो रियासतें सोचती हैं या रियासतें जिस पे बिलीव करती हैं। इट और ये जो है इसकी मेन पॉइंट है आई कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी की, अलेक्जेंडर वेंड की। अब आए एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। तो एनार्की क्या है, जो रियासतें समझती हैं वही एनार्की है। अब एनार्की के बारे में पढ़ेंगे कि रियलिज्म क्या कहती है, आइडियलिज्म क्या कहती है, और अलेक्जेंडर वेंड का जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। द एनार्की, the state of international system, is not the all-encompassing and all-powerful determinants of behavior of states, because indeed both realism and liberalism claim that states behave in a certain way in condition of anarchical system. तो कह रहे हैं कि एनआरकी हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, उसमें जितने भी पावरफुल डिटरमिनेंट्स होते हैं स्टेट्स के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होने के लिए, तो रियलिज्म और लिबरलिज्म ये क्लेम कर रहे हैं कि एनार्किकल सिस्टम में या किसी भी कंडीशन में जो स्टेट का बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। They draw different conclusions of how do states behave in conditions of anarchy। और दोनों, चाहे वो लिबरलिज्म हो चाहे वो रियलिज्म हो, दोनों जो हैं वो एनार्किकल कंडीशन में स्टेट के जो है डिफरेंट बिहेव करने के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो देती हैं। अब एनार्की, रियलिज्म, आइडियलिज्म क्लेम्स। तो एनार्की पे रियलिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आइडियलिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखते हैं। रियलिज्म क्लेम्स दैट स्टेट्स compete in condition of anarchy and anarchy makes all states enemies of each other or competitor of each other। तो रियलिज्म कहती है कि एनार्किकल सिस्टम में जितनी भी स्टेट्स हैं वो कंपटीशन करती हैं और वो एक दूसरे के जो है वो एनिमीज बन जाती हैं, तो कोऑपरेशन होना जो है वो नामुमकिन है। Liberalism claims that anarchy, on the contrary, promotes states to cooperate because cooperation is the only way for the states to survive in an anarchical system। तो के लिबरलिज्म का जो आर्गुमेंट है वो कहते हैं कि एनार्किकल सिस्टम में, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें एनार्की से बचने के लिए एक ही तरीका है, वो स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेशन करें।
but anarchy is kind of nature of international system which is an anarchical. और जो anarchy है वो international system की जो है वो एक nature है, is the major driver of states behavior। और वो जो anarchy है वो states के behavior पे जो है वो असरअंदाज होती है। It kind of programs behavior of state, and states are like machines which follow the demands of program which is the system which is anarchy। तो कह रहे हैं कि जो रियासतें हैं वो एक मशीन की तरह हैं, और एनआरकी जो है एक प्रोग्राम की तरह होती हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसी सॉफ्टवेयर पे जो है वो काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर जो है उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो है वो चलता है। तो ये भी कह रहे हैं कि सपोज एनआरकी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और स्टेट जो है वो एक मशीन है। तो जब उस मशीन में कोई भी जो वो वही एनआरकी वाला जो है सॉफ्टवेयर हम डालेंगे तो स्टेट्स जो है इंटरनेशनल सिस्टम में उसी प्रोग्राम के हिसाब से, उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो एनआरकी वाला है उस हिसाब से जो है वो बिहेव करेगी। अच्छा, रियलिज्म का भी आपने एनआरकी पे देख लिया, आइडियलिज्म पे भी देख लिया आर्गुमेंट। अब जो अलेक्जेंडर वेंट है वो दोनों से जो है वो रियलिज्म से भी आइडियलिज्म से भी है और वो डिसएग्री करता है। वेंट डिसएग्रीज and he claims that it is much more complex that states behave as they want to behave in anarchical system। तो अलेक्जेंडर वेंट जो है वो डिसएग्री करता है और ये क्लेम कर रहा है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है और स्टेट्स का जो बिहेवियर है एनार्किकल सिस्टम में तो वैसा बिहेवियर जो है होना चाहिए जैसा बिहेवियर है एनार्किकल सिस्टम। एन एनार्की इज एन एनवायरनमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट्स। और जो एनार्की है वो एक ऐसा माहौल है जो रियासतों ने खुद पैदा किया है। व्हाट इज नॉट एग्जिस्टिंग बाय डिफॉल्ट, जो है वो कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई खुद से जो है वो मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता एनार्किकल सिस्टम, रियासतों ने खुद बनाया हुआ है। व्हाट इज नॉट काइंड ऑफ इम्पोज्ड ऑन स्टेट्स, जो स्टेट्स के ऊपर जो है किसी ने इम्पोज नहीं किया, स्टेट खुद समझती हैं ऑन अस, हमारे ऊपर फ्रॉम द अबो, या खुदा की तरफ से जो है एनार्की जो है वो भेजी नहीं गई है। तो अगर इसको सम अप करें इस डिसएग्रीमेंट को, तो अलेक्जेंडर बैंड कहता है कि जो एनार्की है वो एक सोच है, एक परसेप्शन है, एक बिलीफ है जो रियासतें समझती हैं कि एनार्की व्हाट मेक्स एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। तो स्टेट्स जो समझती हैं उनके लिए एनार्किकल सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, और स्टेट्स ने खुद प्रोड्यूस किया है, कहीं ऊपर से नहीं आया, कोई सहीफा नहीं आया, कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, ना ही कोई खुदा से भेजी हुई कोई चीज है। यहाँ पे दुनिया में एग्जिस्ट करती है और रियासतों के जहन में एग्जिस्ट करती है। रियासतें बिलीव करती हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। एनार्की कोई फिजिकल चीज नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो फिलहाल जगह पे है, केटू जो है फिलहाल जगह पे है। तो ये जो है सहारा डेजर्ट जो है फिलहाल जगह पे है, पिरामिड्स ऑफ जो इजिप्ट हैं वो फिलहाल जगह पे है, ये हम दिखा सकते हैं लोगों को क्योंकि फिजिकल चीजें। तो एनआरकी जो है वो फिजिकल चीज नहीं लेकिन एक परसेप्शन है, एक बिलीफ है, एक जो है आइडेंशियल काइंड ऑफ थिंग है जो रियासतों ने खुद प्रोड्यूस की है और उस पे यकीन रखते हैं। तो and the point of departure of Alexander Wendt was basically the failure of classical theories of IR to explain the rapid end of Cold War and collapse of bipolar system, collapse of Soviet Union in late 80s, early 90s and so। तो ये अलेक्जेंडर वेंट जो है ये कह रहा है कि जो क्लासिकल थियरीज हैं लाइक रियलिज्म, न्यो रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यो आइडियलिज्म, ये उनका जो है फेल्यूर है। वो एक तो बाइपोलर सिस्टम का टूटना, दूसरा सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना और तीसरा कोल्ड वार का खत्म होना जो उसको सही से जो है वो गेज नहीं कर पाए, क्यों वो सही से समझ नहीं कर पाए कि जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना है उसका जो है मेन फैक्टर क्या है। बेसिकली रियलिज्म हो, न्यू रियलिज्म हो, आइडियलिज्म हो, न्यू आइडियलिज्म हो, वो मटेरियल जो है चीज़ों पे बिलीव करती हैं। लाइक
मिलिट्री माइट, इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक माइट, वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन, ऐसी चीज़ों पे वो बिलीव करती हैं, मटेरियल चीज़ों पे। तो ये कह रहा है कि वो मटेरियल चीज़ों को देखते हैं। तो सोवियत यूनियन का टूटना, कि इकोनॉमिक जो है वो वीकनेस हो गई रशिया की, तो इसलिए सोवियत यूनियन टूटा। लेकिन अलेक्जेंडर वेंट और जो अपना कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, वो बिलीव करते हैं कि जैसे ही सोवियत यूनियन और रशिया की सोच तब्दील हुई, उस सोच की तब्दील होने की वजह से जो है, जिसको आप बिलीफ कहें, कंसेप्शन कहें, आइडियोलॉजी कहें, वो चेंज हुई। तो उस चेंज की वजह, आइडियोलॉजिकल चेंज की वजह से सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हुई, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, दिखाई नहीं देती। So he developed the alternative narrative of explaining the end of bipolarity in Cold War, which allowed him to develop an independent theory of international relations, namely constructivism. तो जो इस अलेक्जेंडर वेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है बाइपोलर का टूटना, कोल्ड वार का खत्म होना, सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना, और उसका ये जो रीजन दे रहा है, उस रीजन पे जो है इसने पूरी अपनी थियरी, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, ये पूरी जो है इसी जो है वो एग्जाम्पल पे जो है वो बेस करती है। मेन assumptions ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वेंट, तो ये 7-8 assumptions हैं कंस्ट्रक्टिविज्म एज द थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो अलेक्जेंडर वेंट देता है। नंबर 1, कंस्ट्रक्टिविज्म एज आई सेड स्टार्ट्स फ्रॉम द premise दैट क्लासिकल थियरीज कुड नॉट प्रिडिक्ट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर और चेंज इन जनरल। तो पहला जो जो पिछला पॉइंट हम पढ़ के आए पीछे, तो पहला पॉइंट यही है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी का बिलीफ है कि जो क्लासिकल थियरीज हैं लाइक रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, न्यो रियलिज्म, न्यो लिबरलिज्म, तो उन्होंने जो कोल्ड वार का खत्म होना, सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना, तो उसको जो है वो सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी थियरी जो बेस करती, इस एग्जाम्पल के इर्द गिर्द बेस करती है अलेक्जेंडर वेंट की। दूसरी चीज, क्लासिकल थियरीज आर स्टैटिक्स, दे अज्यूम दैट इंटरनेशनल रिलेशंस नेवर चेंज। और दूसरा अजम्पशन ये है कि जो क्लासिकल थियरीज हैं लाइक रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यू रियलिज्म, न्यू आइडियलिज्म, वो बिलीव करती हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्टैटिक हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आईआर की एक मखसूस रियलिज्म की एक मखसूस थियरी है, उसके मखसूस अजम्पशंस हैं। आइडियलिज्म की एक थियरी है, उसके मखसूस अजम्पशंस हैं। मार्क्सिज्म की एक थियरी है, उसके एक मखसूस अजम्पशंस हैं जो स्टैटिक हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो ये बिलीव करते हैं। तो सेकंड जो है वो अजम्पशन है, क्लासिकल थियरीज आर स्टैटिक, दे अज्यूम दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर नेवर चेंज। तो सेकंड अजम्पशन ये है वेंडिट का कि जो क्लासिकल थियरीज हैं लाइक रियलिज्म, आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, वो कहती हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे और वही स्टैटिक रहेंगे हमेशा के लिए। तो इसी पे वेंडिट कह रहा है कि क्लासिकल थियरीज ट्राई टू प्रोवाइड अस द इटर्नल लॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इवोल्यूशन दैट इन ऑल काइंड्स ऑफ हिस्ट्री स्टेट्स बिहेव इन अ सिमिलर वे। तो वेंट कह रहा है कि क्लासिकल थियरीज जो हैं उनको लगता है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो हमेशा के लिए जो है वो सेम रहेंगे। इंटरनेशनल लॉज हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या उनके इवोल्यूशन हो, या हिस्ट्री हो, स्टेट्स का बिहेवियर हो, वो हमेशा सिमिलर और स्टैटिक रहेगा, ये कहती हैं क्लासिकल थियरीज। अब वन बाय वन, जैसे फॉर रियलिज्म इन ऑल टाइम्स ऑफ हिस्ट्री स्टेट्स कम्पीट, फॉर लिबरलिज्म इन ऑल टाइम्स ऑफ हिस्ट्री स्टेट्स कोऑपरेट, फॉर मार्क्सिज्म इन ऑल टाइम्स ऑफ हिस्ट्री स्टेट्स ड्रॉ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड एक्सप्लॉइट अदर्स। तो ये कह रहा है कि ये जो क्लासिकल थियरीज हैं,
जैसे रियलिज्म के लिए हमेशा स्टेट्स जो है वो कॉम्पीट करती रहेंगी और कंपटीशन में होंगी। लिबरलिज्म के लिए स्टेट्स जो है हमेशा कोऑपरेट करती रहेंगी। मार्क्सिज्म के लिए हमेशा जो है वो स्टेट्स जो है वो एक दूसरे को जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है वो एक्सप्लॉइट करती रहेंगी। तो ये इसके अगेंस्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस जो है तो वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो थेरीज हैं वो किसी एक शख्स की, एक ग्रुप की जो है वो आइडियोलॉजी है किस मखसूस टाइम के लिए, मखसूस प्लेस के लिए, तो वो चेंज हो सकती हैं। So the major laws of internations are static according to the classical realism। तो सम अप ये है कि जो क्लासिकल रियल थियरीज हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो स्टैटिक हैं। वेंड फंडामेंटली डिसएग्रीज, और वेंड जो है इस पे डिसएग्रीमेंट शो करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी जो है इसको डिसएग्री करती है। He claims that international relations are much more dynamic, are much more complex, not always rational। और ये क्लेम करता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक है, वो मोर ज़्यादा कम्प्लेक्स और रेशनल नहीं है, तो इसलिए वो चेंज हो सकते हैं। Why? Because according to Wendt and according to the constructivism in general, international relations are not material, they are not materialistic। क्योंकि इसलिए कि वेंड और कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए कि वो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो ना मटेरियलिस्टिक हैं और ना ही वो मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट हैं जो चेंज ना हो। माउंटेन है, समंदर है, प्लेचू है, या कोई लैपटॉप है, माइक है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जब बिलीफ है, आइडेंशियल है, कॉन्सेप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो वो चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ। ही क्रिटिसाइजेस द मटेरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और वैन जो है ये क्रिटिसाइज करता है जो ट्रेडिशनल थियरीज जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उनके अजम्पशंस, मटेरियलिस्टिक अजम्पशंस को। अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट अ मटेरियल थिंग। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ जोग्राफी, स्टोन्स, रॉक्स एंड ओशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं जोग्राफी, स्टोन, रॉक्स या ओशन को नहीं कहते, बल्कि वो कंसेप्शंस हैं, वो आइडियोलॉजी है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ सोशल रियलिटी। और वेंड यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस को सोशल रियलिटी कहता है कि एक सोशल रियलिटी है जो स्टेट्स जो हैं वो समझती हैं, उसी पे जो है वो यकीन करती हैं। उनकी आइडियोलॉजी होती है, उनकी सोच होती है, उनके बिलीफ होते हैं, ना कोई मटेरियल चीज़ है इंटरनेशनल रिलेशन। Third assumption, so we can say that constructivism is a sociology of international relations, a kind of merge of sociology and IR। तो वेन कह रहा है कि हम कंस्ट्रक्टिविज्म को जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन की सोशलॉजी कहेंगे, और सोशलॉजी और आईआर को मिला के जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बनती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ सोशलॉजी, और अब पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म एज आईआर। तो दोनों आईआर और सोशलॉजी को मर्ज करके जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म बनती है। And if international relations is a social reality, so ideas are as powerful as material things। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो सोशल रियलिटी है, तो जो आइडियाज़ है, जो थिंकिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा पावरफुल है मटेरियल चीज़ों से। Fourth, another very powerful proposition is that the world is much more complex and flux, much more dynamic, unpredictable than is claimed by the classical theories। अच्छा, ये हम पीछे जो है वो डिफाइन करके आए हैं, तो वही सेम चीज़ जो है वो रिपीट कर रहा है फोर्थ अजम्पशन में, कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो ज़्यादा अहम या इम्पोर्टेंट अजम्पशन है वो ये है कि जो वर्ड है या इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल सिस्टम है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और वो ज़्यादा जो है वो डायनामिक है, चेंज हो सकता है और अनप्रेडिक्टेबल है।
जैसे कि वो क्लासिकल थियरीज जो है वो क्लेम करती हैं, अ, लेकिन इनके हिसाब से, कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। Why? Because international relations, according to constructivism, are not always rational. States in their behavior are not rational. क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में या कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक कि ना वो रेशनल है, ना ही स्टेट बिहेवियर जो है वो रेशनल है। Indeed, states behave differently faced by different similar situations in anarchical system. Faced with anarchy, some states can prefer competition. तो ये कह रहे हैं कि स्टेट का जो इन एनार्किकल सिस्टम स्टेट का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंटली होता है, और बहुत सारी जो है वो स्टेट्स जो है कंपटीशन को जो है जिस तरह लिबरल्स कहते हैं कि वो कंपटीशन को जो है प्रेफर करती हैं, और रियलिस्ट कहते हैं दी अदर स्टेट इन दिस एब्सोल्यूट सेम सिचुएशन कैन प्रेफर कोऑपरेशन, और कुछ स्टेट्स जो हैं वो कोऑपरेशन जो है प्रेफर करती हैं देन दी कंपटीशन। तो सिचुएशन सेम है एनार्किकल, लेकिन स्टेट्स का बिहेवियर जो है वो कंपटीशन और कोऑपरेशन वाला है, मतलब डिफरेंट है। तो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दोनों की सोच डिफरेंट है, दोनों को बिलीफ, दोनों की जो है आइडेंशियल थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट अ मटेरियल थिंग, इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट आर कॉन्सेप्शंस, बिलीफ, आइडेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो इस हिसाब से जो है इनकी कंस्ट्रक्टिविज्म की और अलेक्जेंडर वेन की थियरी जो है वो सही साबित हो रही। Why? And each of these states might consider that its behavior is rational, but nevertheless state act in different ways. ये पॉइंट काम का नहीं है। Why do they behave differently in similar situation? अब सवाल ये है कि रियासतें जो है वो सेम सिचुएशन में बिहेव डिफरेंटली क्यों करती हैं? कुछ जो है वो कंपटीशन को प्रेफर क्यों करती हैं, और कुछ जो है वो कोऑपरेशन को प्रेफर क्यों करती हैं? तो ये पांचवा अजम्पशन है कंस्ट्रक्टिविज्म का। व्हाई डू दे बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस? दे बिहेव मतलब स्टेट्स बिहेव। इट इज बिकॉज परसेप्शन ऑफ रियलिटी डिफरेंट, एंड परसेप्शन इज अ फंडामेंटल नोशन इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये जो है वो जवाब है, क्योंकि जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है दोनों स्टेट्स के लिए जो है वो डिफरेंट है, और परसेप्शन जो है वो फंडामेंटल नोशन होता है कंस्ट्रक्टिज्म थियरी के लिए, कि सोच, बिलीफ, कंसेप्शन, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो है स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट जो है इसलिए बिहेव करती हैं। अगेन, सिंस इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ सोशल रियलिटी, अगर जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक सोशल रियलिटी है, नॉट अ मटेरियल रियलिटी, और ना ही वो मटेरियल रियलिटी है, सो परसेप्शन मैटर मोर देन द मटेरियल थिंग्स। तो सोच और परसेप्शन जो है वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं मटेरियल चीज़ों से, चाहे वो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हो, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी हो। अगर सोच चेंज हो जाती है तो वो सिस्टम भी चेंज हो जाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे मल्टीपोलर सिस्टम था, बाइपोलर सिस्टम था, अब यूनिपोलर सिस्टम है। तो चेंज ऑफ माइंड जो है, चेंज ऑफ परसेप्शन जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है इन ऑब्जेक्टिव चीज़ों से या ऑब्जेक्टिव रियलिटी से, according to constructivism. The behavior of a state is the image that states have kind of in their hands, or the leaders of states in their heads, in their conscious, in their minds, and states have different perception. तो ये सेम चीज रिपीट कर रहा है। दे हैव डिफरेंट इमेजेस ऑफ रियलिटी, स्टेट्स की जो इमेज कैपेबिलिटी होती है या सोच या समझने की जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। दे सी वर्ड डिफरेंटली, और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो कोऑपरेशन वाले हिसाब से जो है दुनिया को देखते हैं, बहुत सारे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वाले जो है वो पर्सपेक्टिव से जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम और वर्ल्ड को देखते हैं। स्टेट्स हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटीज, और जो सोशल रियलिटी है
जिस पे कंस्ट्रक्टिविज्म बेस करती है। तो स्टेट ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है सोशल रियलिटीज के लिए। Sixth assumption is, I mean, the same with states as people. We can look upon a certain things and have a different picture, different understanding of realities. तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह इंसान जो है वो सोच और परसेप्शन से जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसी तरह रियासतें जो है वो रियलिटी या परसेप्शन को देखने के लिए जो है, सोचने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो उनकी डिफरेंट जो है वो आइडियोलॉजीज होती हैं या परसेप्शन होते हैं। एंड व्हाई डू वी हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटीज, और हम क्यों जो है वो रियलिटीज डिफर करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो स्टेट्स हो। Why are the images that our imagination that our mind construct differ from the images that are being constructed before the others? तो ये कह रहा है कि जो परसेप्शन या रियलिटी हमारे लिए होती है वो दूसरों के लिए अलग क्यों होती है? इट इज बिकॉज वी हैव डिफरेंट हिस्ट्री, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कल्चर, because we speak different languages, because we have different values। तो ये पूरी ऊपर वाली जो बात है उसका ये निचोड़ है और जवाब है, रिप्लाई है। क्योंकि इस चाहे वो स्टेट हो या कोई इंसान हो, उनकी हिस्ट्री डिफरेंट होती है, उनके कल्चर्स डिफरेंट होती है, उनके लैंग्वेजेस डिफरेंट होते हैं और उनके वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, इसलिए परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। Thus, constructivism focus on these precisely factors, history, culture, language, and values as the determinants of image making that happens in the heads of leaders, in the heads of states, in the minds of states। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो फोकस है वो यही फैक्टर हैं, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, इमेज, लैंग्वेज, वैल्यूज, जो डिटरमिनेंट्स हैं अपने कंस्ट्रक्टिविज्म के जो लीडर्स हैं उनकी ये डिफरेंट होते हैं सारी चीज़ें, जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं उनके डिफरेंट जो हैं वो ये सारी चीज़ें होती हैं, और माइंड्स ऑफ स्टेट जो हैं या स्टेट रियासतें होती हैं उनके भी हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनके लिए जो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटीज है वो डिफरेंट होती हैं। एंड thus determine policy, because again policy, the behavior of state is determined by the images, by the perception of reality, not reality as such। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलिसी होती है या फॉरेन पॉलिसी होती है डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट होती है, क्योंकि परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेट्स की, और उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन रियासत जिस हिसाब से देखती है, जिस परसेप्शन से देखती है इंटरनेशनल वर्ल्ड को, तो वो उस हिसाब से जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है। अब एपिस्टेमोलॉजी सेवेंथ assumption है। So we can say that constructivism is a sociology and epistemology of international relations। तो हम कंस्ट्रक्टिविज्म को कह सकते हैं कि वो सोशलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज परसेप्शन। एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसी साइंस होती है जो परसेप्शंस को जो है वो ख्यालात को जो है वो स्टडी करती है। अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजी देयर इज नो रियलिटी, देयर इज अ जस्ट परसेप्शन। तो एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी रियलिटी नहीं है, जस्ट परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, ख्यालात होते हैं, जो आप समझते हैं आपके लिए वही रियलिटी होती है। वैसे कोई भी रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं तो आपके लिए वो रियलिटी है। आप आइडियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपके लिए वो रियलिटी है। आप मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपके लिए दुनिया जो है वो वैसी है। एक्चुअल कोई रियलिटी नहीं है, जिस तरह आप देखते हैं उस तरह वही रियलिटी बन जाती है। सो रियलिटी इज नॉट व्हाट रियली एग्जिस्ट। तो रियलिटी जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी इज व्हाट वी सी, और रियलिटी वही होती है जो हम देखते हैं, हम समझते हैं। रियलिटी इज व्हाट वी सी, नॉट व्हाट रियली एग्जिस्ट।
और हमारे लिए रियलिटी वही बन जाती है जो हम जिसको समझते हैं, वैसे कोई भी रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड वी कैन बी रॉन्ग इन द परसेप्शन, और हो सकता है हम परसेप्शन में या अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी में जो है कभी कभार गलत हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ancient people they imagine that the world is flat, and they really thought that the world, I mean there was no globe, but the earth is flat thing that is standing upon elephants, and so on and so forth, and there is sun which goes around the earth, not vice versa। तो अगर पुराने लोग जो हैं उनकी परसेप्शन या उनके लिए जो रियलिटी थी कि दुनिया जो है एक फ्लैट है, फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधी है, अभी तो हम कहते हैं ना ओवल शेप है, लेकिन वो इसको बिल्कुल फ्लैट समझते थे और उनके लिए वही रियलिटी थी। और वो ये समझते थे कि ये दुनिया जो है वो हाथियों के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है या रखी हुई है, और सूरज जो है वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, बल्कि एक दूसरे के नहीं। एंड दे ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू दिस इमेज दैट दे हैव, और वो सदियों से जो है वो इस सच्चाई को मानते हैं, इस पे बिलीव करते हैं कि दुनिया फ्लैट है और हाथियों के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है, और सूरज जो है वो जो है जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो उनके लिए यही रियलिटी थी, तो वही रियलिटी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जैसे ही नॉलेज चेंज हुई, लोगों के पास ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन आई, तो रियलिटी जो है वो चेंज हो गई। आज जो हमें बताई गई है वो हम उसको रियलिटी जो है मानते हैं। तो ये जो है अजम्पशंस जो है वो खत्म हो गए। तो कंक्लूजन है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसी तरह जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है। दिस इज द ड्राइवर ऑफ स्टेट पॉलिसीज, द परसेप्शन नॉट द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और जो स्टेट्स के बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, पॉलिसीज को ड्राइव करते हैं, वो परसेप्शन है, ना कि कोई ऑब्जेक्टिव चीज है। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म बाय द वे इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन साइटिंग दिस। और जो अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वेंट के कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इस इस क्वेश्चन पे जो है वो एब्सोल्युटली जो है वो करेक्ट है। नन ऑफ क्लासिकल थियरीज ऑफ आईआर साइड्स दिस डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन एंड रियलिटी। और चाहे वो रियलिज्म हो, चाहे आइडियलिज्म हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, तो वो ये डिफरेंस जो है वो साइट नहीं करती, बता नहीं पाते कि परसेप्शन और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिविज्म डज इट, और कंस्ट्रक्टिविज्म ने यही बताया है। दिस इज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका यही जो है एक फाउंडेशनल जो है वो वैल्यू है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर। तो यहाँ पे जी आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है, और इसी के साथ जो है वो मार्क्स कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी जो है वो कंप्लीट होती है। तो आज यहाँ जो है हम ये कम चैप्टर जो है वो क्लोज करेंगे, थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म।